नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल शाम को क्रिकेट जगत पर एक खबर बिजली की तरह से गिरी थी। खबर थी कि बांग्लादेश के सबसे महान खिलाड़ी, सबसे महान क्रिकेटर शकीबुल हसन पर आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के इल्जाम में 2 साल के लिए बैन लगा दिया। शकीबुल हसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो न सिर्फ बांग्लादेश के बल्कि एशिया में अगर कहा जाए तो सबसे अच्छे ऑलराउंडर इस वक्त खेल रहे हैं और दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडरों में से एक हैं। शकीबुल हसन की शख्सियत ऐसी नहीं थी कि उन पर कोई एक विश्वास कर सकता था कि वो मैच फिक्सिंग जैसे अपराध में वो मुलव्विस हो सकते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर आईसीसी ने जो 3 इल्ज़ाम लगाए कि 3 बार उन्होंने बुकीज से बात की 2018 में, ये तीनों मामले सामने आए जो आईसीसी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि जनवरी 2018 में ट्राई सीरीज और आईपीएल के दौरान एक सट्टेबाज ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। जनवरी 2018 में ट्राई सीरीज के दौरान दूसरी बार उसी सट्टेबाज ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। अप्रैल 2018 में सनराइजर बनाम हैदराबाद आईपीएल मैच के पहले उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और पूछा गया कि क्या हम इसमें बिजनेस कर सकते हैं। और ये सटोरिया जो था एक ही व्यक्ति था और इस बात को शकीबुल हसन ने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी, आईसीसी को जानकारी नहीं दी थी। ये हालांकि ये एक नॉर्म है क्रिकेट मैच में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, कि हर मैच के दौरान, हर सीरीज के दौरान हर खिलाड़ी को ये ब्रीफ किया जाता है, बल्कि पूरी टीम को एक जगह खड़ा करके ये ब्रीफ किया जाता है कि क्या क्या इस सटोरियों से कैसे बचना है और अगर कोई सटोरिया संपर्क करता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, किसके लिए क्या करना है। तो इसमें करना यह होता है कि जो आईसीसी का एक अपराध यूनिट जो है, एंटी करप्शन यूनिट, उसमें एक कोड है 2.4.2, यानी कि इस कोड के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करता है तो आपको फौरन एंटी करप्शन यूनिट को आपको इस मामले की जानकारी देनी पड़ती है और देनी चाहिए। और ये खिलाड़ी के ऊपर उसके ऊपर एक अनिवार्य है कि वो इस एसीयू को ये संपर्क करे और उसको बताए कि उसके साथ जो है किसी सटोरिया ने संपर्क किया और उसे रिश्वत देने की कोशिश की या उसे मैच फिक्सिंग के बारे में कुछ बताई या कोई भी बात किया। ये इसमें जो कानून है वो ये है कि मैच के पहले खिलाड़ियों को जमा किया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्या है, नहीं है, कौन कौन सटोरिया आपसे संपर्क कर सकते हैं और किस तरह के लोग संपर्क कर सकते हैं। इवन उनको तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। कुछ सट्टेबाज ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि ये सट्टेबाज हैं जिनसे आप, अगर आपको ये संपर्क करते हैं, ये फ़ोन नंबर है, अगर इस फ़ोन नंबर से आपके पास कोई फ़ोन आता है, कोई मैसेज आता है, तो आप फ़ौरन इसको एंटी करप्शन यूनिट को, आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट को आप संपर्क करिए, उनको बताइए। यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है जांच की, वो एंटी करप्शन यूनिट की होती है। तो खिलाड़ी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो ये बता दे कि आप हमसे संपर्क किया गया, जांच वगैरह की जो कार्रवाई होती है वो आईसीसी अपना उसको देखती है। तो इस मामले में शकीबुल हसन ने ये 2018 जनवरी 2018 के मामले को उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट, आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। जाहिर है कि शकीबुल हसन कोई एकदम नवागंतुक खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने अभी टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है। वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और ये जो ब्रीफिंग की बात जो है, जो एंटी करप्शन यूनिट की जो ब्रीफिंग होती है, ये ब्रीफिंग उन्होंने न जाने कितनी मरतबा अटेंड की होगी, इसलिए ये मामला जो है थोड़ा गंभीर हो जाता है। और गंभीर इसलिए हो जाता है कि शकीबुल हसन बांग्लादेश के कप्तान हैं और कप्तान के साथ साथ एक सीनियर खिलाड़ी हैं। अगर कप्तान नहीं भी रहते हैं तब भी वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनका प्रभाव जो है दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर है। अब जो है इन्होंने आईसीसी ने तो सिर्फ इतना ही तक मामला रखा है कि इन्होंने सटोरिया ने इनसे संपर्क किया, मैच फिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है, ये अलग बात है। लेकिन शकीबुल हसन के ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लग गया है और उनको हो सकता है कि 1 साल के बाद फिर से, क्योंकि ये 1 साल का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है,
1 साल के बाद वो शायद फिर से अगर उनको एक ग्रेस दे दिया जाए और वो फिर से खेलने लगें, लेकिन 1 साल कम से कम उनको ये बैन जो है सर्व करना पड़ेगा। और ये बड़ी एक चिंता की बात है। इतने सारे मामलात हैं आईसीसी में और क्रिकेट में, मैच फिक्सिंग के इतने सारे मामलात हैं, इतने खिलाड़ियों के ऊपर बैन लग चुके हैं। आप सलीम मलिक, अताउर रहमान, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा, अजय शर्मा, हैंसी क्रोनिये और यहाँ तक कि श्रीसंत और अब शकीबुल हसन। तो ये एक बड़ी लिस्ट है ना, जो खिलाड़ी जो है प्रतिबंधित हुए हैं मैच फिक्सिंग के आरोप में। एक लिस्ट जो है एक बड़ी है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो खिलाड़ी प्रतिबंधित हुए हैं मैच फिक्सिंग के कारण, उसकी भी लिस्ट बड़ी है। तो अब हम ये अब सवाल ये उठता है कि मैच फिक्सिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तो मैच फिक्सिंग पे हम एक क्रिकेट से थोड़ा सा हट के इस पे बात कर लेते हैं कि मैच फिक्सिंग आया कहां से खेलों के अंदर। खेल जाहिर है कि एक खेल भावना जिसको हम लोग कहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं, कि इसमें एक स्वस्थ कंपटीशन होता है, एक स्वस्थ परंपरा होती है और इसमें खिलाड़ी जो है एक टीम भावना के साथ खेलते हैं। लेकिन जब टीम भावना उस वक्त धाराशायी हो जाती है जब कोई खिलाड़ी कुछ लालच में, पैसे की लालच में या किसी और चीज़ के लालच में, भय में आकर ये किसी तरह का समझौता कर ले या कुछ खिलाड़ी कर लें और पूरी टीम जो है उनके प्रदर्शन की वजह से हार जाए, उनका नतीजा खराब हो जाए। तो ये खेलों का और गैम्बलिंग यानी जुए का सिलसिला तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। ये कुछ देशों में गैम्बलिंग जो है वो लीगल है, जैसे फुटबॉल में लीगल है, लेकिन लीगल होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें इल्लीगल कुछ नहीं होता है। अभी एक मशहूर खिलाड़ी हैं फ्रांस के, प्लाटिनी उनका नाम आपने जाना होगा, फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बड़े प्रख्यात खिलाड़ी हैं। अभी वो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर फुटबॉल को बचाना है तो मैच फिक्सिंग को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो फुटबॉल ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे हो जाएगा कि जैसे एक मैच फिक्स कर दिया गया है और चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं और ये पता है कि ये टीम हारने वाली है और ये टीम जीतने वाली है। इस तरह से ना कोई कंपटीशन होगा, न लोगों में किसी तरह की उत्सुकता होगी और फुटबॉल ख़त्म हो जाएगा। तो ये गैम्बलिंग के रास्ते, ये आपका बेटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ वो गैम्बलिंग से होते हुए मैच फिक्सिंग पे पहुंच गया। जहां तक फुटबॉल का सवाल है तो 2002 में, केवल 2002 वर्ल्ड कप में जो सट्टेबाजी में जो राशि लगी हुई थी वो 11 बिलियन पाउंड थी। अंदाजा लगा लीजिए। और एक अंदाजे के मुताबिक, ये हालांकि कोई इसका लेखा जोखा नहीं है, इसका 70% जो था इसका गैर कानूनी था। फुटबॉल में बेटिंग जो है वो लीगल है, लेकिन 70% जो है वो इल्लीगल है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये इतनी बड़ी रकम जहां पे होगी वहां पे खिलाड़ियों को कितनी बड़ी बड़ी लालचें दी जा रही होंगी। तो ये प्लातिनी का जो ये कहना था कि इससे फुटबॉल को अगर नहीं बचाया गया तो फुटबॉल को मरने से भी कोई नहीं बचा सकता। क्रिकेट में सट्टेबाजी का जो बाजार है उसको एक अंदाजे के मुताबिक, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है क्योंकि ये अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है कि इसमें कितनी रकम इसमें लगी हुई है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें एक बहुत बड़ी रकम लगी हुई है। और इसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं, इसमें सटोलिये जो हैं वो बिजनेसमैन भी हैं, इसमें अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैं, दाऊद का गैंग भी है, इसमें दुबई लिंक भी है, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट जो है इसमें लगा हुआ है, एक हवाला का एक बड़ा कारोबार जो है इस सट्टे बाजार से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का ये कारोबार है। अब इसे अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान में जो क्रिकेट एक बड़ा इवेंट हो गया है, एक बड़ी बात हो गई है, ख़ास तौर पे आईपीएल के आने के बाद ये एक लिक्विडेटिव टूर्नामेंट हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई क्रिकेटर जो आईपीएल से संबंधित हैं उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है। आईपीएल के फ्रेंचाइजी को बैन किया गया है, वो लाइफ टाइम बैन के लिए भी उनको एक तरह से इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि क्रिकेट पे ये मैच फिक्सिंग का कितना बड़ा एक काला साया जो है इसके ऊपर मंडरा रहा है। क्रिकेट जो है ये सिर्फ एक जो हम बात कर रहे थे अंडरवर्ल्ड की, तो अंडरवर्ल्ड जो है एक उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लोगों को मारना पड़ता था, एक्सटॉर्शन के लिए किडनैप करना पड़ता था। लेकिन ये बेटिंग जो है एक इतनी आसान चीज़ हो गई है कि उनको
बहुत कम मेहनत में उनका काम हो जाता है, उनको अपना जो पैसे का जो कारोबार है उनका वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का हिंदुस्तान से लेकर चीन और जापान और न जाने कहाँ कहाँ, अमेरिका, इंग्लैंड और पूरे यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह जो है इसका जाल फैला हुआ है और इसके नेटवर्क में सारे लोग हैं। कई खिलाड़ी आपने जैसे जाना कि जेल भी जा चुके हैं। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ, ये तीनों को जेल की सज़ा भी हुई थी। मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के लिए पैसा लेने के लिए इनको पकड़ा गया था रंगे हाथों और इनको जेल की सज़ा हुई थी। इसके बावजूद भी क्रिकेट से मैच फिक्सिंग का जो एक बुखार है, एक मैच फिक्सिंग का जो एक दानव जो इसके पकड़े हुआ है वो नहीं ख़त्म हो रहा है। अब ज़रा एक बात पे और गौर कीजिए कि क्रिकेट जो है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है इसको लोग रिलीजन की तरह, धर्म की तरह से मानते हैं। आपको सचिन तेंदुलकर का वो बैनर याद होगा कि जिसमें लिखा गया था कि सचिन इज़ आवर गॉड एंड क्रिकेट इज़ आवर रिलीजन। तो ये क्रिकेट जहाँ भी खेला जाता है ये सिर्फ 11 और 11 खिलाड़ियों के बीच नहीं खेला जाता है, ये कुछ करोड़ लोगों का मैच कुछ करोड़ लोगों के बीच में होता है। तो अगर ये इसका अंदाज़ा अगर लगाइए कि अगर एक कोई खिलाड़ी या एक 2 खिलाड़ी या कुछ भी खिलाड़ी जो हैं अगर एक बेईमानी करते हैं और सट्टोबाजों के प्रभाव में आकर मैच फिक्स करते हैं और मैच का नतीजा पहले ही तय कर लेते हैं, तो ये न सिर्फ अपनी टीम के साथ धोखा है बल्कि पूरे देश के साथ धोखा है, उन करोड़ों लोगों के साथ धोखा है कि जो मैच देखने के लिए पैसे खर्च करते हैं, अपना कीमती समय खर्च करते हैं। प्लातिनी ने फुटबॉल के बारे में कहा था कि अगर फुटबॉल को बचाना है तो मैच फिक्सिंग के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। उसी तरह से मैं कहूँगा कि अगर क्रिकेट को बचाना है तो मैच फिक्सिंग पे लगाम लगानी पड़ेगी और जो फिक्सर हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर शकीबुल हसन अगर जैसा सीनियर खिलाड़ी अगर जानबूझ के इतने सारे ब्रीफिंग के बावजूद भी अगर वो ये सारी चीज़ें जो एंटी करप्शन यूनिट को नहीं बता पाता है तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं दाल में काला है। और मैं समझता हूं कि शकीबुल हसन को ये बड़े सस्ते में छूट रहे हैं। अगर उनको 2 साल की सज़ा अगर हो रही है तो 2 साल का अगर उनके ऊपर बैन लग रहा है तो आप देखते रहिए। फिर हम किसी और प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।